बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट BRS। ये जो चैप्टर है वो आपको 11th स्टैंडर्ड में है, FIBBI, FIBMS, CA फाउंडेशन और CMA फाउंडेशन में भी है। CA फाउंडेशन में ये चैप्टर 10 मार्क्स का वेटेज रखता है और CMA फाउंडेशन में 1 मार्क का वेटेज रखता है। तो सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, तो फर्स्ट हम देखेंगे मीनिंग। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपके पास जो पासबुक होती है वो बैंक्स एंट्री करके देती है, और जो हमारे पास कैश बुक होती है, कैश बुक में जो बैंक कॉलम होता है वो एंट्री हम खुद करते हैं। तो अगर आप कोई चेक इश्यू कर रहे हो तो आप उसमें एंटर करोगे कि हमने एक चेक इश्यू किया है, लेकिन वो चेक क्लियरिंग होने में लगेंगे 3 से 4 दिन, या फिर अगर बैंक हॉलिडेज या और कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो हमारी पासबुक की एंट्री आएगी जिस डेट पे हमने कैश बुक में एंटर किया था उससे एटलीस्ट 5 to 6 डेज के डिफरेंस में आएगी एंट्री। तब तक हो सकता है कि मंथ एंड आ जाए, और मंथ एंड में हम बैलेंस निकालेंगे, तब हमको पता चलता है कि हमारा जो कैश बुक का बैलेंस है, कैश बुक के बैंक कॉलम का जो बैलेंस है वो हमारी पासबुक के बैलेंस से टैली नहीं हो रहा है। तो ये जो डिफरेंसेस आते हैं जो हम कैश बुक का बैंक कॉलम मेंटेन करते हैं, मतलब जो हम अपनी तरफ से सोचते हैं कि इतना तो हमारे बैंक में बैलेंस होना चाहिए, और एक्चुअल में जो पासबुक का बैलेंस फाइंड आउट होता है वो दोनों डिफरेंट होते हैं। और उस डिफरेंसेस के बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो उन रीजंस को जॉट आउट करने के लिए कि ये डिफरेंसेस क्यों आए थे, हम बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो मेजर डिफरेंसेस है, जैसे अगर मैंने अपना बैंक अकाउंट मेंटेन किया अपने घर पे कि मैंने बैंक में रखा कि इतना चेक डिपॉजिट किया है, मेरे पास इतना ओपनिंग बैलेंस है, इतना चेक मैंने इश्यू किया, इतना विड्रॉल हुआ होगा, तो अराउंड इतना बैलेंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सोचा था कि 1 लाख तक का बैलेंस होना चाहिए, बट जब मैंने पासबुक अपडेट करवाई तो उस डेट पे मेरा बैलेंस आ रहा था 1,10,000। तो जो 10,000 का डिफरेंस है वो रीजन फाइंड करने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। ये स्टेटमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। हमको रीजन पता रहता है कि क्यों डिफरेंसेस आ रहे हैं। अदरवाइज अगर हम लोग ये स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, हमको पता नहीं कि डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, तो हो सकता है जो कैशियर है या जो रिकॉर्ड करने वाला है वो एरर कर रहा है, या फिर पासबुक में कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो अपने यहाँ तक तो ठीक है, मतलब अगर हम पर्सनल लेवल पे कर रहे हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट एज अ बिजनेस पर्सन आप जो ट्रांजैक्शंस करते हो वो काफी हाई अमाउंट के होते हैं, और उनमें अगर डिफरेंसेस आया तो आगे जाके वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए हम लोग मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, चेक करने के लिए कि अकॉर्डिंग टू हमारे बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए और एक्चुअल में बैंक बैलेंस कितना है। तो आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि कौन से चेक्स है जो अभी तक पेंडिंग है, जिनको अभी तक किसी ने डिपॉजिट नहीं किया है, या कौन से चेक्स है जो हमने अभी तक डिपॉजिट नहीं किए हैं। तो वो सारी चीजें फाइंड करने के लिए हम बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब ये जो डिफरेंसेस है वो आते क्यों, उसके हैं 3 रीजंस। पहला ट्रांजैक्शन, सेकेंड टाइम एंड थर्ड एरर। ट्रांजैक्शन डिफरेंस में सपोज यहाँ पर एक कैश बुक है, कैश बुक विद द बैंक कॉलम, एंड सेकेंड इज पासबुक जो बैंक हमको इश्यू करती है और बैंक ही उसमें एंट्रीज पास करके देती है। ये जो एंट्रीज है वो हमने रिकॉर्ड की और ये जो एंट्रीज है वो बैंक ने रिकॉर्ड की। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 1 अप्रैल को हमारा बैलेंस था 45,000 और अकॉर्डिंग टू पासबुक भी 45,000। तो स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे आप एंट्रीज में नीचे देखोगे पासबुक में इंटरेस्ट आया है 200 का, बट कैश बुक में हमारे यहाँ पर कहीं पर भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बैंक ने जब हमको इंटरेस्ट दिया था, मतलब इंटरेस्ट क्रेडिट किया था, तो बैंक ने हमको कॉल करके ये नहीं बोला था कि आपको ये 45,000 पे 200 का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हमें ये चीज नहीं पता थी, तो हमने हमारे बैंक बुक में रिकॉर्ड ही नहीं की उसको। फिर बैंक ने डायरेक्टली डिविडेंड वगैरह कलेक्ट किया 400 का, ये चीजें भी हमको नहीं पता थी, तो हमने रिकॉर्ड नहीं की। उसके अलावा बैंक ने चार्जेस कट कर दिए, वो डेबिट कार्ड के चार्जेस या नेट बैंकिंग के चार्जेस वगैरह थे, तो ये भी हमको नहीं मालूम था, हमने रिकॉर्ड नहीं किया। हमने सैलरी के लिए चेक इश्यू किया 3,000 का, सेम अमाउंट पासबुक में, डेट हमने 5/4 को इश्यू किया था और यहाँ पे जाके क्लियर हुआ 10/4 को। उसके अलावा हमने अतुल एंड सर को चेक किया था 8 अप्रैल को 6,000 का, बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 6,000 का कोई भी अमाउंट नहीं है। तो हो सकता है कि अतुल एंड सर ने अभी तक वो चेक डिपॉजिट ही ना किया हो, बट हमारे अकॉर्डिंग 6,000 विड्रॉ हो चुके हैं, बट अकॉर्डिंग टू पासबुक 6,000 विड्रॉ नहीं हुए। सिमिलरली ये जो मोहन का चेक है 4,000 का, वो भी हमारे डिपॉजिट साइड में कहीं पर नहीं आया। हमने मोहन से एक चेक रिसीव किया था 17 अप्रैल को 4,000 का। हो सकता है कि हमने डिपॉजिट ना किया हो या हमने डिपॉजिट किया है बट बैंक में बैंक हॉलीडेज या और कोई इश्यूज की वजह से वो चेक क्लियर नहीं हुआ, तो हमारे पासबुक में 4,000 दिखाई नहीं दे रहा।
अब हम सोचेंगे कि हमारे बैंक कॉलम में तो 4000 अमाउंट आ चुका है, बट एक्चुअली वो अमाउंट है ही नहीं। रमेश का चेक है 8000 का, वो भी हमने डिपॉजिट किया है, पर यहाँ पर आपके डिपॉजिट साइड में वो चेक भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो 29 अप्रैल को डिपॉजिट हुआ है। तो हो सकता है कि उसका क्लियरिंग आ रहा हो मई में, और हम 30 अप्रैल को जो बैलेंस निकाल रहे हैं तो हमको 8000 का चेक नहीं दिख रहा है। यहाँ पर मिस्टर आनंद ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में नेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफर कर दिया 16,000, और उसने ट्रांसफर किया था 27 अप्रैल को। तो हो सकता है कि उन्होंने हमको इमीडिएट किया हो, हमको ये चीज बताई हो, लेकिन तब तक हमारी रिकॉर्डिंग खत्म हो गई थी और हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो ये जो मिस्टर आनंद है उसका 16,000 भी हमको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। तो इन सब चीजों की वजह से हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है अकॉर्डिंग टू हमारी 48,000 है, और पासबुक के अकॉर्डिंगली 58,500 है। तो ये जो डिफरेंसेस आए हुए हैं उनको रेक्टिफाई करते हैं और उनके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उनको बोलते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अभी आपका जो कैश बुक होती है, कैश बुक यानी जो बैंक कॉलम वाला होता है, वो होता है डेबिट पॉजिटिव साइड। डेबिट पॉजिटिव साइड मतलब जो भी अमाउंट हमको रिसीव हो रहा है, मतलब हम जो डिपॉजिट कर रहे हैं, मोहन से हमको चेक मिला है, रमेश से भी हमको चेक मिला है, तो डेबिट साइड उसका पॉजिटिव साइड होता है। इन शॉर्ट डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हम कैश बुक में जितना भी पैसा हमारे पास आ रहा है वो डेबिट साइड में लिखते हैं, और कैश बुक का क्रेडिट साइड होता है नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड मतलब चेक हम जो भी इश्यू कर रहे हैं, हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कि इश्यू कर रहे हैं हम चेक्स, वो लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में, और जो हम चेक्स डिपॉजिट कर रहे हैं या हमारे पास जो चेक्स आ रहे हैं, या फिर हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं रिसिप्ट। जो भी पैसा हमको मिल रहा है वो रिसिप्ट साइड पे, और जो भी पैसा विड्रॉ हो रहा है वो इश्यू साइड में। पासबुक होता है ऑपोजिट, इश्यू विड्रॉल। अगर पासबुक से पैसा जा रहा है तो हम दिखाते हैं डेबिट साइड में, उसको बोलते हैं विड्रॉल साइड, और अगर पासबुक में पैसा आ रहा है तो उसको हम दिखाते हैं क्रेडिट साइड में, दैट इज डिपॉजिट साइड। तो हमको चेक कैसे करना है, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक और क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक। 45,000 अब यहाँ पर इंटरेस्ट 4,400 का, डिविडेंड 16,000, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये सैलरी 3,000 था हमारे इश्यू यानी विड्रॉवल साइड में, तो यहाँ पर 3,000 हमको ऑपोजिट साइड चेक करना है, यानी कि बैंक कॉलम का डेबिट साइड पासबुक के क्रेडिट साइड के इक्वल होना चाहिए, और बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड पासबुक के डेबिट साइड के इक्वल होना चाहिए। तो पासबुक में डेबिट यानी नेगेटिव साइड, विड्रॉवल साइड, और क्रेडिट यानी पॉजिटिव साइड होता है। अब पासबुक में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बैंक के लिए हम होते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर मीन्स बैंक को हमने लोन दिया है या फिर बैंक को हमने पैसे दिए हैं, तो हम बैंक के लिए लायबिलिटी है, इसलिए एज ए लायबिलिटी क्रेडिट साइड पॉजिटिव साइड है। ये एग्जाम्पल था जहां पर हमारा कैश बुक विद बैंक कॉलम एंड पासबुक। तो हमने फर्स्ट देखा था कि रीजंस ऑफ डिफरेंसेस। पहला रीजन था ट्रांजैक्शंस का। ट्रांजैक्शंस मींस हमने कुछ चीजें यहाँ पर रिकॉर्ड की थी पासबुक में, पर यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं, तो कुछ ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड नहीं होते हैं उसकी वजह से डिफरेंस आता है। तो फर्स्ट जो डिफरेंस है ट्रांजैक्शन डिफरेंस, मतलब अगर हमारी पासबुक में वो चीज रिकॉर्ड हुई है और कैश बुक में वो रिकॉर्ड नहीं होती है तो उसकी वजह से डिफरेंस आता है। सेकेंड है टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस मींस जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, मिस्टर रमेश ने 8,000 का चेक डिपॉजिट किया, मतलब हमको दिया था 29 अप्रैल को। क्लियरिंग में एटलीस्ट 3 to 4 days लगते हैं, तो अगर 29 अप्रैल को हमें चेक मिला तो हमने डिपॉजिट किया और उसकी जो एंट्री है हमारी पासबुक में आएगी अप्रोक्सीमेटली 2 मई तक। तो ये होता है टाइम का डिफरेंस कि चेक हमने डिपॉजिट किया है और हमारी पासबुक में भी आ जाएगा, बट टाइमिंग अलग हो जाएगा। तो हमने जो बैलेंस लिया था 30 अप्रैल को, वो उस बैलेंस में 8,000 हमारी पासबुक में नहीं दिखाई देगा, तो इसको बोलते हैं टाइम डिफरेंस। द थर्ड वन इज एरर डिफरेंस। एरर डिफरेंस मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग डबल टाइम रिकॉर्ड कर लेते हैं किसी चीज को। जैसे सैलरी मैंने यहाँ पे 3,000 शो किया था, पासबुक में तो मैं जितना चेक इश्यू करूंगी उतना ही होगा, तो पासबुक में तो कोई डिफरेंसेस नहीं आ सकता, तो पासबुक में तो 3,000 का, बट हो सकता है कि मेरे कैशियर ने रिकॉर्ड करते टाइम इसको गलती से 8,000 रिकॉर्ड कर दिया, क्योंकि ये मैनुअल है तो ये एरर होने के चांसेस है। तो यहाँ पर 8,000 रिकॉर्ड हो गया, तो यहाँ पर 5,000 का एरर दिखेगा। तो हमारे बेसिक डिफरेंसेस होते हैं वो एक होता है ट्रांजैक्शन डिफरेंस की वजह से कि ट्रांजैक्शंस एक बुक में रिकॉर्ड हुए हैं, सेकंड बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। नेक्स्ट डिफरेंस होता है टाइमिंग डिफरेंस की वजह से कि हमने एक पर्टिकुलर डेट पे ये चीज रिकॉर्ड की है, बट उस पर्टिकुलर डेट पे या उस पर्टिकुलर मंथ में वो चीज हमारी पासबुक में नहीं आई है। एंड थर्ड होता है एरर, जो क्लरिकल एरर या मैनुअल एरर हो सकता है कि हमने रिकॉर्ड करते टाइम उसमें मिस्टेक करती हो सकता है कि हमने ओपनिंग बैलेंस लेते टाइम मिस्टेक करती हूँ, या कोई भी अमाउंट को या कोई भी नाम को रिकॉर्ड करते टाइम मिस्टेक करती हूँ।
तो इन सब की वजह से हमारी जो कैश बुक है जो हम बनाते हैं या जो कैशियर बनाता है और जो पासबुक है जिसकी एंट्रीज बैंक के थ्रू रिकॉर्ड होती है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है। तो अभी हम एक सम सॉल्व करेंगे। उस सम से पहले कुछ नोट्स या कुछ ट्रिक्स है जिनको आप इजीली याद रख सकते हैं, और कितने टाइप के आपको सम्स पूछते हैं तो हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और फिर एक एग्जाम्पल। अभी आपको इस पूरे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली है कि कैश बुक जो होता है वो डेबिट साइड होता है, पॉजिटिव साइड, क्रेडिट साइड होता है, नेगेटिव साइड, और जो पासबुक होता है वो डेबिट साइड, नेगेटिव साइड एंड क्रेडिट साइड, पॉजिटिव साइड। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि कितने टाइप के सम्स आपको पूछ सकते हैं। अभी आपको डिफरेंट टाइप के सम्स पूछ सकते हैं इसमें। फर्स्ट पार्ट है कैश बुक एंड पासबुक बोथ आर गिवन। तो आपको कैश बुक के ट्रांजैक्शंस एंड पासबुक का ट्रांजैक्शन जो भी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल में देखा था, उस टाइप से आपको कैश बुक और पासबुक दोनों दी जाएगी। ये कॉमन पीरियड के लिए हो सकती है, जैसे हमने पीरियड कंसीडर किया था अप्रैल का, या फिर ये अनकॉमन पीरियड के लिए हो सकती है, जैसे कैश बुक है अप्रैल की और पासबुक है मई की। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कॉमन पीरियड से। कॉमन पीरियड के लिए आपको जो कॉमन एंट्रीज है उनको टिक करना है, और जो अनकॉमन एंट्रीज है उनसे हमको बनाना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जो सबसे कॉमन सम पूछा जाता है वो है व्हेन स्टेटमेंट्स आर गिवन। आपको ना तो कैश बुक दी रहेगी ना तो पासबुक दी रहेगी, सिर्फ स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे कि हमने चेक डिपॉजिट किया बट बैंक ने अभी तक उसको क्लियर नहीं किया, या हमने चेक इश्यू किया बट पार्टी ने उसको प्रेजेंट नहीं किया। इस टाइप के स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे, और आपको किसी भी एक बुक का बैलेंस दिया रहेगा और आपको सेकंड बुक के बैलेंस तक पहुंचना रहता है। तो ये जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हम कुछ सम्स, एक दो सम्स इसके ट्राई करेंगे, उसके बाद हम इस पार्ट पे आएंगे। किसी भी टाइप के सम्स हो, कुछ ट्रिक्स है जिनको आप फॉलो करके वो सारे टाइप के सम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है इफ यू स्टार्ट विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अ कैश बुक, और कैश बुक का जो बैलेंस है वो पॉजिटिव बैलेंस होना चाहिए, और हमको पॉजिटिव बैलेंस मिलता है बाय बैलेंस कैरी डाउन करके। जैसे ये हमारी कैश बुक है जहां पर आपको बैलेंस दिया हुआ है 21,600। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले करना है कि जो भी कॉमन आइटम्स है, सबसे पहले तो हमको ये चेक करना है कि पीरियड कॉमन है या नहीं है। पीरियड कॉमन है मीन्स कि कैश बुक भी अप्रैल की है और पासबुक भी अप्रैल की है, तो ये कॉमन पीरियड वाला सम है। तो सबसे पहले हमें करना है कि जो भी कॉमन चीजें हैं, मतलब जो आपके पासबुक और कैश बुक दोनों में आ चुकी है, उनको टिक करना है। उसके बाद ट्रिक क्या है, जो भी अनकॉमन आइटम्स है, तो जो भी क्रेडिट साइड में आपकी अनकॉमन आइटम्स बच जाती है, भले वो कैश बुक की हो या पासबुक की हो, हम उनको ऐड करते हैं। और जो भी आपकी डेबिट साइड की आइटम्स है जो अनकॉमन है, जिनको हमने टिक नहीं किया, उनको लेस कर देना है। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि अगर हम लोग कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम क्रेडिट को ऐड करेंगे और डेबिट को माइनस कर देंगे। तो अब ये हम सब करके देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें पासबुक का बैलेंस दिया रहता है, या फिर हमको बोला रहता है कि आपको पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करना है। तो इफ वी स्टार्ट विद पासबुक बैलेंस, और पासबुक बैलेंस भी ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो हमें पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस है या नहीं है ये कैसे समझ में आएगा। पासबुक का बैलेंस मिलेगा आपको टू बैलेंस कैरी डाउन, मतलब पासबुक का बैलेंस मिलेगा आपको डेबिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पर हम इसका उल्टा करते हैं। हमने कैश बुक में क्या किया था, क्रेडिट साइड को ऐड किया था, डेबिट को माइनस किया था। अगर आप पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो तो डेबिट साइड को ऐड कर दोगे और क्रेडिट साइड को माइनस कर दोगे। तो अब इसके बाद हम एक सम करके देखते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। फर्स्ट हम सिर्फ सम कर रहे हैं, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि स्टेटमेंट किस तरह से लिखना है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कैश बैलेंस से। तो क्लोजिंग बैलेंस एज पर कैश बुक। तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस एज पर कैश बुक, एंड सबसे पहली चीज जो आपको चेक करनी है वो है ओपनिंग बैलेंस सेम है या नहीं। हमारा ओपनिंग बैलेंस है 15,600, तो ओपनिंग में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। अब प्रॉब्लम कहां से आना शुरू हुई थी, अप्रैल के ट्रांजैक्शंस में। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कैश बुक के बैलेंस से। तो 21,600 हमारा कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस है। पॉजिटिव बैलेंस मतलब वो आप मिलना चाहिए आपको क्रेडिट साइड में। हम कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस होता है डेबिट साइड में और क्लोजिंग बैलेंस होता है हमेशा क्रेडिट साइड में। ये बैलेंस पॉजिटिव है। अगर इसका ऑपोजिट दिखता है, मतलब आपको ओपनिंग बैलेंस दिखाई देता है क्रेडिट साइड में और क्लोजिंग बैलेंस दिखाई देता है डेबिट साइड में, तो वो नेगेटिव बैलेंस होगा। तो फर्स्ट हमको करना है जो कॉमन आइटम्स है उनको टेक करना है। तो कॉमन आइटम्स में ओपनिंग बैलेंस तो सेम है। मिस्टर आनंद 5,200, मिस्टर आनंद 5,200, दीपक 7,100 नहीं है, तो हम इसको टेक नहीं करेंगे। तो हमें यहाँ पे इसको सर्कल कर देना है। और ये मिस्टर मोहन भी हमको यहाँ पे डिपॉजिट साइड में कहीं नहीं दिख रहा है,
तो ये भी वैसे ही आइटम है। सैलरी 4,500, 4,500, अतुल 6,000, 6,000। अब मिस्टर रमेश, हमें विड्रॉल साइड में नहीं दिख रहे और यहाँ पर बैंक चार्जेस हमको कहीं नहीं दिख रहे और यहाँ का इंटरेस्ट। तो हमारी जो कॉमन चीजें थी, मतलब जो कैश बुक में हमने दिखाई थी और जो पासबुक में दिखाई थी, जैसे हमें मिस्टर आनंद से एक चेक मिला 5,200 का, हमने डिपॉजिट कर दिया, तो पासबुक और कैश बुक दोनों में एंट्री लगी। हमने एक चेक इश्यू किया था 4,500 का सैलरी और वो बैंक ने क्लियर कर दिया 4,500, तो इन चीजों की वजह से तो कोई डिफरेंस नहीं आया। तो जो चीजें कॉमन है उन चीजों की वजह से डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो उन चीजों को हमको कंसिडर ही नहीं करना है। अब जो अनकॉमन आइटम्स है, जैसे यहाँ पर मिस्टर रमन का चेक है 2,600 का, जो हमने इश्यू किया था, बट मे बी मिस्टर रमन ने अभी तक डिपॉजिट नहीं किया है, 29 अप्रैल है तो डिपॉजिट किया होगा, तो मे में क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर मिस्टर दीपक और मिस्टर मोहन, इन दोनों से हमको दो चेक मिले थे 7,100 एंड 6,800 के, जो हमारे पासबुक के डिपॉजिट साइड में कहीं पर भी नहीं दिख रहे हैं, तो मे बी हमने अभी तक उनको क्लियरिंग के लिए प्रेजेंट नहीं किया या मिसप्लेस हो गया, कोई भी रीजन हो सकता है। सिमिलरली अगर हम पासबुक की तरफ यहाँ पे थे, तो पासबुक में हमको बैंक ने इंटरेस्ट दिया था 200 रुपीज, जो हमें नहीं पता था, हमने अपनी कैश बुक में कहीं पर भी कंसिडर नहीं किया। फिर बैंक ने अपने चार्जेस कट किए थे 100, वो भी हमें नहीं पता थे, तो हमने अपनी कैश बुक में कहीं पर कंसिडर नहीं किए। तो इन सब चीजों की वजह से हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है एज पर कैश बुक आ रहा है 21,600 एंड एज पर पासबुक हो गया 10,400। तो ये जो मेन डिफरेंस है उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम ये स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो हमने फर्स्ट स्टेप किया, जो भी कॉमन आइटम्स थी उनको टिक कर लिया और जो अनकॉमन आइटम्स है उनको सर्कल में डाल दिया। तो अभी हमने स्टार्ट किया है कि बैलेंस एज पर कैश। तो हमारा जो ट्रिक था या हमारा जो रूल था, उसके अकॉर्डिंगली जितनी भी क्रेडिट साइड की आइटम, क्रेडिट साइड मीन्स ये वाली साइड, दैट इज 2,600 एंड 200, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड क्रेडिट साइड, that is 2,600 and 200, that is 2,800, और यहाँ पर हम उसको आउटर कॉलम में लेकर आएंगे। That is 34,400। इसके बाद जो सेकेंड है वो लेस करना है हमको डेबिट साइड करके। यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी कि जो भी कॉमन आइटम्स है उनको हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं और आपको कॉमन आइटम्स क्रॉस में मिलेगी। अगर हमने पेमेंट किया है सैलरी का 4,500, तो आपके पासबुक के विड्रॉवल साइड पर लिखना चाहिए। अतुल को जो चेक दिया था 6,000 का, वो भी विड्रॉवल साइड में। अभी जो डेबिट साइड है उसमें है 7,100, 6,800 एंड 100, इन तीनों को हम माइनस कर देंगे। तो हम इनर कॉलम में लिखेंगे 7,100, 6,800 एंड 100, इनको ऐड करना है, आउटर कॉलम में लेके आना है और माइनस कर देना है। 8 and 10 कैरी 30, कैरी किया 1, 14,000, अभी 24,400 माइनस 14,400 इज 10,400। ये हो गया हमारा बैलेंस एज पर पासबुक। ये जो सम मैंने आपको रफली बताया है, अभी हम इसके स्टेटमेंट्स लिखकर क्लियर करेंगे इसको। तो हमने अब तक क्या सीखा है कि अगर हम बैलेंस स्टार्ट करते हैं कैश बैलेंस, तो कैश बुक के बैलेंस के हिसाब से, यानी कि अगर आप पॉजिटिव बैलेंस से स्टार्ट करते हो, पॉजिटिव बैलेंस मिलेगा आपको बाय बैलेंस कैरेक्टर। तो हमने कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस किया 21,600, जितनी भी कॉमन आइटम्स थी उनको टिक कर दिया, जो अनकॉमन आइटम्स थी उनको सर्कल किया। फिर जो भी क्रेडिट साइड की आइटम थी, क्रेडिट साइड मीन्स ये पूरा क्रेडिट साइड। अब आपका यहाँ पर कैश बुक या पासबुक के हिसाब से क्रेडिट डेबिट चेंज नहीं होता है, क्रेडिट साइड हमेशा राइट साइड ही रहेगा। तो ये पेमेंट और ये इसका डिपॉजिट साइड, हमने उन दोनों को कर दिया ऐड, दैट इज 2,600 एंड 200, आउटर कॉलम में 2,800 एंड कर लिया 24,400। जो डेबिट साइड की अनकॉमन आइटम है, दैट इज रिसिप्ट साइड ऑफ अ कैश बुक एंड विड्रॉवल साइड ऑफ अ पासबुक, 7,100, 6,800 एंड 100, इन तीनों को हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। तो हमको फाइनल बैलेंस मिला, बैलेंस एज पर पासबुक 10,400। आपको अगर आंसर चेक करना है तो हमारी पासबुक का बैलेंस है 10,400। आपको क्वेश्चन में इस तरह से 2 पासबुक दी जाएगी और आप किसी भी बैलेंस से स्टार्ट कर सकते हो। आपको पूछा जाएगा कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ड्रॉ करना है, तो हम कैश बुक के बैलेंस से भी स्टार्ट कर सकते हैं एंड सेकेंड हम पासबुक के बैलेंस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इन केस अगर आप पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ का रूल ऑपोजिट हो जाता है। यहाँ पर हम जो क्रेडिट साइड हो जाएगा उसको करेंगे लेस
जो डेबिट साइड होगा उसको करेंगे ऐड। तो यही सब एक शॉर्ट में अगर हम पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करते हैं तो यहां हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस एज पर पासबुक। एज पर पासबुक हमारा बैलेंस था 10,400। पासबुक में हमको करना है डेबिट साइड पर। हमारे डेबिट साइड के आइटम्स थी 7,100, 6,800 एंड 100। इनर कॉलम 7,100, 6,800 एंड 100 दैट्स 14,000। ऐड करने के बाद आउटर कॉलम आ जाएगा 24,400 लेस क्रेडिट साइड के आइटम that is 2,600, 200 that is 2,300 which is equals to 21,000, sorry, which is equals to 2,800, 21,600। ये हो गया आपका बैलेंस एज पर कैश बुक। तो हमने रफली देखा कि सबको हम ट्रिक वाइज कैसे कर सकते हैं। कुछ बुक्स में और एक्चुअली मोस्टली बुक्स में आपको एक बड़ा सा टेबल बना के दिया रहेगा कि डेबिट का ये करना है, क्रेडिट का ये करना है। तो वो चीजें मुझे आज तक समझ में नहीं आई है, तो मैंने अपने तरीके से ये ट्रिक बनाया था कि जो भी क्रेडिट साइड रहता है सी, अगर हम लोग कैश बुक से स्टार्ट करें सी क्रेडिट ऐड कर दो और डेबिट माइनस कर दो। अगर आप पासबुक से स्टार्ट कर रहे हो एक चीज आपको याद रखनी है, उसको ऑपोजिट हम यहाँ पर करते हैं। अब ये तो हुआ पॉजिटिव बैलेंस। अगर इनकेस हमको ओवरड्राफ्ट बैलेंस या नेगेटिव बैलेंस दिया रहेगा तो उसके लिए हम आगे की सम्स करेंगे। अब ये तो हमने रफ में सम किया था, इसके आगे हमको स्टेटमेंट्स भी लिखना पड़ता है। तो क्रेडिट साइड के लिए हम क्या लिखते हैं, जैसे ये 2,600 ये हमने क्या किया था, एक चेक इश्यू किया था लेकिन बैंक ने क्लियर नहीं किया, तो हम क्रेडिट साइड के लिए लिखेंगे चेक इश्यू बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। तो अब आते हैं प्रेजेंटेशन पे। हमने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा था क्लोजिंग बैलेंस एज पर कैश फ्लो। अब हमने क्या किया था, क्रेडिट साइड के आइटम को कंसीडर किया था। तो क्रेडिट साइड में फर्स्ट आइटम था मिस्टर रमन का 2,600। अब स्टेटमेंट कैसे याद रखना है आपको, ये कैश बुक था, पेमेंट साइड यानी हमने चेक इश्यू किया था और ऑब्वियसली वो क्लियर नहीं था। हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अभी यहाँ पर मिस्टर आनंद है, सॉरी मिस्टर रमन है या और कितने भी नाम होते, तो आपको ये कॉमन स्टेटमेंट लिखना है और उसके बीच नीचे उनके नाम मेंशन करके जाना। मिस्टर रमन 2,600। उसके बाद हमारे क्रेडिट साइड में आइटम था इंटरेस्ट। तो अब इसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड ओनली इन पासबुक। Plus 200 ऐड करके आउटर कॉलम आ जाएगा 2,800। इसको ऐड करके आएगा आपका क्लोज में 1, 2, 3, 4, 2,400। अब जो डेबिट साइड के आइटम्स हैं उनके लिए स्टेटमेंट लिखते हैं। ये हमने ऐड किया आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, देन लेस। फर्स्ट आइटम आपकी डेबिट साइड में है दीपक एंड सेकंड है मोहन। ये चेक हमको रिसीव हुए थे, हमने प्रेजेंट नहीं किया आपको, तो चेक रिसीव्ड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। या इस स्टेटमेंट की जगह दूसरा लिख सकते हैं कि चेक प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। तब दोनों स्टेटमेंट में से कुछ भी यूज कर सकते हैं कि हमने चेक रिसीव किया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, या फिर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। इसके बाद आपको दोनों का नाम लिखना है दीपक, उसका अमाउंट है 7,100 इनर कॉलम, एंड नेक्स्ट इज मोहन 6,800। ये हुई हमारी फर्स्ट आइटम चेक रिसीव बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, या फिर चेक प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। इसके बाद नेक्स्ट आइटम है बैंक चार्जेस, बैंक डेबिटेड, बैंक चार्जेस
lunch is 100. 14,000. That is 14,000. So 24,400 minus 14,000 is 10,400. This is known as balance as per passbook. ये आपका फाइनल आंसर। अब प्रोफेशनल लेवल पर इतने छोटे सम्स और इतने छोटे अमाउंट के सम्स तो नहीं पूछते हैं। आपके जो सम्स है मतलब बेसिक्स यही रहने वाला है, लेकिन जो अमाउंट होगा वो आपका लाख में, 1000 में, और जो ट्रांजैक्शंस होंगे थोड़े और ज्यादा हो जाएंगे। तो हम इस वीडियो में सिर्फ बेसिक्स कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोफेशनल लेवल के सम्स कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ जहाँ पर आपको कॉमन आइटम्स थी और हमने बैलेंस स्टार्ट किया था एज पर बैलेंस कैश फ्लो। सिमिलरली अगर आप बैलेंस एज पर पासबुक भी स्टार्ट करना चाहते हो, सेम करना है, सेम स्टेटमेंट रेफर करना है। जो लेस वाली आइटम है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी और जो ऐड वाली आइटम है यहाँ पर लेस हो जाएगी। स्टेटमेंट्स सेम ही रहेंगे। तो इसके बाद हम सम कर रहे हैं जिसमें आपको सिर्फ स्टेटमेंट्स दिया हो। एक पार्ट बचा है जो अनकॉमन आइटम का है, तो वो हम लास्ट में करेंगे क्योंकि वो इतना कॉमनली नहीं पूछा जाता। सम 1 या 2 सम्स ही है उसके। सबसे ज्यादा पार्ट जो पूछा जाता है वो है स्टेटमेंट्स का। तो उसमें आपको इस तरह से पासबुक और कैश बुक नहीं दी होगी, उसमें आपको स्टेटमेंट्स लिखे होंगे और उसमें भी हम यही चीजें फॉलो करेंगे। अगर आप बैलेंसेस पर कैश बुक स्टार्ट कर रहे हो, क्रेडिट ऐड, डेबिट माइनस। सो अब तक ये तो क्लियर हो गया होगा कि हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं। अब जब हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो कुछ चीजें हैं उनको लिटरली आपको बाय हार्ट करना है और बहुत अच्छे से याद रखना है। द फर्स्ट थिंग इज कैश बुक का जो डेबिट साइड होता है वो होता है डिपॉजिट साइड, मतलब हमारे पास पैसे आ रहे हैं, और क्रेडिट साइड होता है वो होता है विड्रॉवल साइड, यानी पैसे जा रहे हैं। पासबुक में इसका उल्टा होता है, डेबिट साइड यानी विड्रॉवल साइड और क्रेडिट साइड यानी डिपॉजिट साइड। इसके बाद आता है अगर हम बैलेंस स्टार्ट कर रहे हैं एज पर कैश बुक और वो भी पॉजिटिव बैलेंस, तो वो पॉजिटिव बैलेंस है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा। अगर कैश बुक का बैलेंस है बाय बैलेंस कैरिड डाउन यानी वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव बैलेंस स्टार्ट करें तो क्रेडिट साइड ऐड करना है, डेबिट साइड माइनस करना है। अगर पासबुक के पॉजिटिव बैलेंस से स्टार्ट करें दैट इज टू बैलेंस कैरिड डाउन, डेबिट ऐड करना है, क्रेडिट माइनस करना है। अब यही अगर नेगेटिव साइड से स्टार्ट करते हैं, सपोज अगर कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसमें ओवरड्राफ्ट हो गया या पासबुक का जो बैलेंस है वो नेगेटिव बैलेंस आ गया, तो नेगेटिव बैलेंस है या नहीं ये हमको कैसे पता चलेगा। कैश बुक के आपको डेबिट साइड में मिलेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन अगर दिया तो नेगेटिव बैलेंस है, और पासबुक में अगर बाय बैलेंस कैरिड डाउन दिया तो वो नेगेटिव बैलेंस है। एक बार अगर आपको पॉजिटिव बैलेंस याद हो जाता है तो उसका ऑपोजिट नेगेटिव, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 5। अभी यहाँ पर हमने पॉजिटिव के लिए क्रेडिट ऐड डेबिट माइनस किया था, नेगेटिव के लिए ऑपोजिट करना है, डेबिट ऐड क्रेडिट माइनस। और अगर पासबुक का आपका नेगेटिव बैलेंस है तो क्रेडिट ऐड डेबिट माइनस। तो एक चीज जो है वो कैश बुक की अगर आप याद रखते हो तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी चारों चीजें याद हो जाती है। अभी हम एक सम देख लेते हैं जिसमें आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो किस तरह से ये रूल यहाँ पर काम करते हैं। On 31st March 2019, ये एक्चुअली 11th स्टैंडर्ड का सम है जो क्वेश्चन नंबर 3 है पेज नंबर 194 पे। On 31st March 2019, the cash book balance of Mr. A shows a bank balance of 57,400। तो यहाँ पर आपको सीधा कैश बुक बैलेंस दिया हुआ है 57,400, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमको कैश बुक बैलेंस के साथ ही स्टार्ट करना है। बट द पासबुक शोज अ डिफरेंट बैलेंस। फॉलोइंग डिफरेंसेस were noted। तो वे डिफरेंस कहाँ से थे। चेक ऑफ ₹6,350 डिपॉजिट इनटू बैंक बट व्हाट येट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। अब यहाँ पर आपको डेबिट क्रेडिट तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, वो आइटम या वो जो ट्रांजैक्शन है वो आपका कौन से साइड आ चुका है वो हम लिखेंगे। फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल चेक ऑफ ₹6,350 डिपॉजिट इनटू बैंक, मतलब हमने अपनी कैश बुक में डिपॉजिट साइड उसको डाल दिया था, बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया तो ऑब्वियसली पासबुक में वो एंट्री आई नहीं है, तो ये हमारे कैश बुक की कौन सी साइड आ चुका हुआ है, डेबिट साइड। तो यहाँ हम लिखेंगे दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कैश बुक में आया है या आपका पासबुक में आया है, हमको सिर्फ डेबिट या क्रेडिट से ही मतलब है। तो यहाँ हम कैश बुक का डेबिट साइड नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ डेबिट साइड लिख रहे हैं। तो फर्स्ट चेक ऑफ ₹6,350 डिपॉजिट इनटू बैंक, हमने डिपॉजिट किया है यानी कि हमारी कैश बुक के डेबिट साइड को आ चुकी है और पासबुक में नहीं आई है। सेकेंड, बैंक पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 9,700 नॉट रिकॉर्डेड द कैश बुक। अब बैंक ने पेमेंट कर दिया
तो बैंक का पेमेंट यानी डेबिट साइड, विड्रॉवल साइड, पासबुक के विड्रॉवल साइड में आ चुका है। अगर आप कुछ कंफ्यूज हो रहे हो तो मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है कि कैश बुक का डिपॉजिट साइड डेबिट साइड होता है और क्रेडिट साइड विड्रॉवल साइड, पासबुक का डेबिट साइड विड्रॉवल साइड और क्रेडिट साइड डिपॉजिट साइड। चेक इश्यूड टू सप्लायर 15,100 वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने इश्यू कर दिया है, मतलब हमारी कैश बुक के विड्रॉवल साइड में आ चुका है, विड्रॉवल साइड यानी क्रेडिट साइड में आ चुका है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक 8,800 नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो हमारे पासबुक में 8,800 का डिपॉजिट हो चुका है, यानी पासबुक की क्रेडिट साइड में ये आइटम आ चुकी है। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, यहाँ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि डेबिट हो चुका है, यहाँ पर हमको लिखना है डेबिट। लास्ट, मिस्टर तन्मय और डेटर डायरेक्टली डिपॉजिटेड 12,000 इनटू अवर बैंक, मतलब हमारे बैंक में उन्होंने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, हमको नहीं मालूम था तो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, ये डायरेक्टली पासबुक में डिपॉजिट हुआ यानी ये हो चुका है क्रेडिट। तो अब हमने क्या किया, जो चीजें हो चुकी है, मतलब किसी भी एक जगह पर वो चीजें आ चुकी है, हमने वो चीजें मेंशन कर दी कि यहाँ के डेबिट साइड में आ चुकी है, यहाँ के डेबिट साइड में, ये क्रेडिट साइड, क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप वो आपके पासबुक के डेबिट में आई है या कैश बुक के डेबिट में, इसलिए उनको हमने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है। अब हमारा जो स्टेप होता है वो क्या होता है, बैलेंस एज पर द कैश बुक दैट इज 57,400। सबसे पहले हम प्रेजेंटेशन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर के बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 इसलिए क्योंकि हमारा जो बैलेंस दिया हुआ है कैश का 31 मार्च का दिया हुआ है। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस एज पर द कैश बुक दैट इज 57,400, फिर हम लिखते हैं ऐड। यहां से हमको लाइन वाइज जाना है तो हम ऐड लिखने के बाद 4 to 5 लाइन्स छोड़ देंगे, उसके बाद लिखते हैं लेस। अब हमारा जो रूल था एज पर कैश बुक, हम क्रेडिट ऐड करते हैं, डेबिट माइनस करते हैं, तो हमारी फर्स्ट आइटम है डेबिट। चेकअप 6350 डिपॉजिट टू बैंक बट वाज नॉट येट कलेक्टेड, तो डेबिट माइनस, तो फर्स्ट आइटम लिखेंगे हम। आपको अगर स्टेटमेंट लिखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये स्टेटमेंट पिक करके यहाँ पे लिख सकते हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। इनर कॉलम 6350। नेक्स्ट आइटम फिर से डेबिट है तो वापस यहाँ पर हो जाएगी लेस। बैंक पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 9,700, तो आप सेम स्टेटमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय बैंक दैट इज रुपीज 9,700। जो थर्ड आइटम है वो है क्रेडिट। चेक इश्यू टू सप्लायर वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो क्रेडिट हम ऐड करते हैं, चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड पेमेंट। और अब तक हम सब इनर कॉलम में ही लिखते आ रहे हैं 15,100। नेक्स्ट फिर से क्रेडिट है, मतलब को ऐड करना है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। Collected by bank that is ₹8,800। उसके बाद क्या आइटम है आपकी डेबिट, बैंक चार्जेस डेबिटेड। थर्ड आइटम बैंक डेबिटेड, बैंक चार्जेस डेबिटेड only passbook। Amount is 650। Now the last transaction credit है, तन्मय our data deposited directly, तो data deposited directly deposited in bank ₹12,000। तो यहाँ पर हमने डेबिट क्रेडिट को अलग किया, डेबिट को लेस कर दिया और क्रेडिट को ऐड कर दिया। अब इसको ऐड करना है तो हम आउटर कॉलम में लेकर आके ऐड करेंगे। कभी भी इनर कॉलम में ये ऐड या लेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनर कॉलम में हमेशा ऐड कर देते हैं, टोटल अमाउंट बाहर लिखना है
और उसके बाद हमको देखना है कि ऐड करना है लेस करना है। तो ये जो 15,100, 8,800, 12,000 हमने ऐड किया, 35,900, फिर इन सबको ऐड किया 16,700। अब ये आइटम हमको ये अमाउंट हमको ऐड करना था, तो 57,400 प्लस 35,900 इक्वल्स टू 93,300। फिर उसमें से हमने 16,700 माइनस किया, तो हमारा बैलेंस एज पर पासबुक आया 76,600। अब यहाँ पर हम आंसर वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि आपको बैलेंस एज पर पासबुक दिया नहीं है, बट स्टेटमेंट वाइज ये सारी चीजें क्लैरिफाई करें। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक चीजें कवर की बहुत सारी। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग प्रोफेशनल जो सम्स पूछे जाते हैं उसमें बहुत सारी चीजें और आपकी इंक्रीज होने वाली है। जैसे अगर कोई आइटम ओवरकास्ट हो गई है, अंडरकास्ट हो गई है, या फिर आपको ओवरड्राफ्ट बैलेंस वगैरह जो दिया रहेगा उन सब का क्या करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। मैं कुछ सम्स आपको पिक्स सेंड कर रही हूँ, तो आप उनको सॉल्व करके ट्राई करो, और कुछ अगर डाउट्स आएगा तो मुझे मैसेज करो।